स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। 26 जनवरी के बाद ये पूरी कहानी शुरू होगी। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या फैसले लेंगे, सिर्फ इतना सोचकर ही पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इसका एक और इंडिकेशन आज ही मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका से भारत लौट चुके हैं और अब अगला जो ट्रिप है वो चीन का होना है। भारत के विदेश सचिव 26 और 27 जनवरी को बीजिंग में मौजूद रहेंगे और इसके बाद फरवरी में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो सकती है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने से लेकर के बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के सुर अभी से बदल गए। पाकिस्तान में हलचल अभी से बहुत ज्यादा तेज हो गई। ट्रंप ये जानते हैं कि ये सारे काम बगैर मोदी के, बगैर दिल्ली के हो ही नहीं सकते। इशारा काफी है, कुछ बड़ा होने वाला है। बाकी जो आगे की बात है इस रिपोर्ट में देखिए। 8 फरवरी को नेशनल, 8 फरवरी के बाद इंटरनेशनल। मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं? क्या 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों के बाद मोदी कहीं जाने वाले हैं, किसी से मिलने वाले हैं, या फिर 8 फरवरी के नतीजों के बाद कोई दिल्ली आने वाला है, मोदी से मिलने वाला है? खबर है कि फरवरी में मोदी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पूरा गेम चेंज करने वाले हैं। अपने सबसे अच्छे फ्रेंड, अपने सबसे गहरे मित्र से मिलने वाले हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आखिरकार कौन है नरेंद्र मोदी का ये दोस्त? नरेंद्र मोदी के इस दोस्त का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। Exceptional leader, a great champion of India, my true friend, Prime Minister Modi. मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के 100 दिनों के भीतर दिल्ली में मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। 1-to-1 बात हो सकती है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस में 2025 की सबसे बड़ी मीटिंग के लिए मोदी को इनवाइट करने वाले हैं। तो क्या 2025 में अमेरिका में हाउडी मोदी पार्ट 2 होगा? क्या 2025 में भारत में नमस्ते ट्रंप पार्ट 2 भी होगा? मोदी की टीम और डोनाल्ड ट्रंप की टीम बैक एंड पर काम कर रही है। दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच मीटिंग कहां होगी, कब कब होगी, इसकी पूरी प्लानिंग रेडी हो रही है। पूरा खाका तैयार हो रहा है। 2025 में ट्रंप मोदी के इस सबसे बड़े संभावित मुलाकात से पहले ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल बहुत तेज हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को हो रही है। वहां पाकिस्तान और ट्रंप वाले पोस्टर छप गए हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का पहला भारत दौरा, यह खबर सुनकर ही पाकिस्तान में सबके पसीने छूटने लगे। नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है मोदी और ट्रंप के बीच। पाकिस्तान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं। हर मुल्क जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अमेरिका का दौरा करे अगले 2 माह में। क्वाड समिट जल्दी हो गई तो फिर तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप उसी समिट को अटेंड करने आए भारत में। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी पैदा होगी। इसलिए हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को सही पोजीशन करे। हमारा मामला कुछ गड़बड़ है। 100 दिनों के अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। मोदी ट्रंप की संभावित मुलाकात वाली खबरों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों में हलचल क्यों तेज हो गई है? हिंदुस्तान के दुश्मन ये क्यों कहने लगे हैं कि सेकेंड टर्म में ट्रंप की फर्स्ट प्रायोरिटी मोदी ही है, हिंदुस्तान ही है? यह समझने के लिए आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते प्रभाव और नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद को समझना होगा।
इस वक्त ग्लोबल स्टेज पर दुनिया के 24 राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 74% पर है। इस रैंकिंग में मोदी फर्स्ट पोजीशन पर हैं। रही बात नेशनल लेवल की, तो भारत में इस वक्त नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है, जबकि अमेरिका में अपने नए टर्म की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने 47% की अप्रूवल रेटिंग से की है। यानी नेशनली मोदी और ट्रंप के बीच अप्रूवल रेटिंग में 5 या 10% नहीं, पूरे 23% का गैप है। जब देश और दुनिया मोदी को अप्रूव करती है तो द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड वाली हेडलाइन बनती है, और इसमें भी पावरफुल पॉलिटिकल लीडर में नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी को ही जगह मिलती है। जब 2025 में दुनिया के उन वर्ल्ड लीडर्स की बात होती है जिन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, तो वहां भी पहले मोदी का नाम लिया जाता है, फिर ट्रंप का जिक्र किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी के साथ मिलकर आगे बढ़ने में ही फायदा है। इसीलिए तो सेकेंड टर्म में जहां एक और ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, हर दिन नए ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, फाइल्स पर दस्तखत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप अपनी टीम को, अपने एडवाइजर्स को मोदी से अर्जेंट मीटिंग सेट करने को कह रहे हैं। और इस संभावित मुलाकात की खबरें सुनकर पाकिस्तान जैसे देश की दिल की धड़कनें अभी से बढ़ने लगी हैं। एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने, आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं, लेकिन पता चल जाएगा अगले चंद घंटों में, और कल तक इस न्यूज़ की सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने आ पाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त खबर ये है कि अमेरिकन एंड इंडियन डिप्लोमेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मीटिंग अरेंज कर सकें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच। यानी कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है मोदी और ट्रंप के बीच। इसकी कोशिशें जारी हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हैं अमेरिका, और उनकी तो मीटिंग्स और मुलाकातें आपको पता है कि सबके सब जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप की, उनसे जो की पोस्टों पर हैं उन सब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, इन मीटिंग्स में ये डिस्कस भी हुआ है कि कोई ऐसा मौका निकाला जाए कि जिसमें दोनों बड़े लीडर्स आपस में मिल सकें। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने तीर चला दी है, तीर कमान से निकल चुका है, और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हाउडी मोदी होगा। आपको पता ही है कि दुनिया के लीडर जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यहाँ तक कहते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जो बाइडन तक, जो अभी गए हैं वो भी ये कहते हुए गए हैं, और जो आए हैं वो भी ये कह चुके हैं कि भाई आप बहुत बड़े लीडर हैं मोदी साहब, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और अब ये आप कह लें बेंचमार्क बन चुका है कि मोदी जहां भी जाएगा उसका जो इस्तकबाल होगा वो इतना कुछ शानदार होगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उनका भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपनी इस टर्म में इंडिया का विजिट करें, और जो मोदी साहब है उनका विजिट तो होगा ही होगा अमेरिका में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फरवरी में आप तैयार हो जाएं, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, वो धुआं सा निकलेगा, और जो है वो कहाँ से उठेगा भी और दिलो जान तक पहुँचेगा भी। और इसी के साथ जो है वो मुलाकात ये लगता है कि हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो बिना वक्त गंवाए मोदी से मिलना चाहते हैं। वो मोदी से 1-to-1 बात करके नए रास्ते तलाशना चाहते हैं, पुराने सारे पेंडिंग वर्क निपटाना चाहते हैं, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों का इलाज ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए अपने दूसरे टर्म में चीन जाने से पहले वो सबसे पहले दिल्ली में लैंड करना चाहते हैं। इसकी एक और वजह है, और वो ये कि ट्रंप को भी पता है कि चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को अगर काबू में करना है तो उन्हें मोदी की मदद लेनी ही होगी। इसे एक सर्वे से समझिए। द ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे के मुताबिक 83% लोगों को लगता है कि मोदी की विदेश नीति दमदार है। 83% को ही लगता है कि अब भारत को भी G7 में परमानेंट इनवाइटी स्टेटस मिल जाना चाहिए। इसी सर्वे में 81% लोगों को लगता है कि ग्लोबल स्टेज पर अगले 10 सालों में अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा पार्टनर होगा। 44% लोगों को लगता है कि अगर अमेरिका चीन के बीच तनाव पैदा हुआ तो भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को काउंटर करने के लिए भारत के साथ मिलकर आगे चलना, मोदी के साथ हाथ मिलाना, यह ट्रंप के लिए विन विन सिचुएशन है।
ट्रंप इसी प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों को बहुत टेंशन होने लगी है। क्या पाकिस्तान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं? डेफिनेटली हर मुल्क जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। जिस चीज में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान परेशान होगा, दैट इज अबाउट ट्रम्प्स बिहेवियर टुवर्ड्स मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो क्या, IMF प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, या वर्ल्ड बैंक जो है उसके जरिए वो जो अनाउंसमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती, तो इसको आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्राइसिस। हमारा व्हाइट हाउस तक कोई एक्सेस नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट एंड पेंटागन अगर हमें इग्नोर करते हैं, इस सारे केस के अंदर मैं पाकिस्तान को देख रहा हूं कि अगर वो ये चीजें आती हैं तो वी विल बी नोवेयर, बिकॉज फिर ट्रम्प के साथ एक नए तरीके से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है वो प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं ले सकता, उसको आते ही नहीं है, डरते हैं, खामोशी, परेशानी रहती है। अब तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जगह अब हमने अप्रोच अडॉप्ट की है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ठीक है जी, और मेरा ख्याल है इसको रिविजिट करना चाहिए हमारी लीडरशिप को। खामोशी, छुपना, भागना, साइलेंट रहना, इंतजार करना कि जो करे अगला करे, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और मैं इस चीज को भी समझता हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना, इन चीजों को वो करना चाहिए। आपने इंडिया को नहीं रोकना, वो इंडिया जो मर्जी करे, तो फिर हमें क्या ऑफर की जा रही है? क्या ये ऑफर की जा रही है कि इंडिया के साथ आपके मामला ठीक करा देंगे? नहीं की जा रही। तो मतलब हमें कंसेशन लेने की आदत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी कंसेशन लेने की आदत है कि यार बस हमारे ना दिन गुजर जाए कोई 10-15 कंसेशन चाहते हैं। ना हम दुनिया को सुनाते हैं, ना दुनिया हमें सुनती है। ना हम दुनिया को सुनाते हैं, ना दुनिया हमें सुनती है भाई साहब। और उसकी एक ही वजह है, ना दुनिया को सुनाते हैं, ना दुनिया हमें सुनती है। क्योंकि दुनिया सारी बात है उस चीज को अंडरस्टैंड करती है, रियलाइज करती है कि भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं, कि किस अंदाज से बात कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात कैसे 2025 में एशिया पैसिफिक की पूरी दिशा और दशा बदल सकती है, कैसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा कर सकती है, ये समझने के लिए आपको यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन का एक सर्वे बहुत गौर से देखना होगा। इसमें पूछे गए सवालों में आने वाले दिनों के कई जवाब भी छिपे हैं और मोदी ट्रंप की पार्टनरशिप के कई राज भी छिपे हैं। सर्वे का पहला सवाल था कि ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना आपके देश के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर। इसके जवाब में भारत के 84% लोगों की राय गुड में थी, सिर्फ 6% की राय बैड में थी। दूसरा सवाल था कि दुनिया में शांति स्थापित करने के लिहाज से ट्रंप का राष्ट्रपति बनना अच्छी खबर है या बुरी खबर। यहां भी भारत के 82% लोगों ने गुड में राय दी, सिर्फ 5% ने बैड में राय दी। भारत के लोगों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का प्रधान बनाया और भारत के लोग दूसरी बार अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ट्रंप को भी यही लग रहा है कि वो मोदी के साथ मिलकर भविष्य की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। और इसकी भी एक वजह है जिसका खुलासा ट्रस्ट इन ग्लोबल पावर्स नाम के एक सर्वे में हुआ है। इस सर्वे में 56% लोगों का मानना है कि भारत वो देश है जो ग्लोबल अफेयर्स में काम करने के मामले में अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता है। इसी पैमाने पर अमेरिका पर भरोसा करने वालों की संख्या भी 56% ही है। लेकिन सर्वे में अमेरिका भारत के नीचे है। ट्रस्ट इन ग्लोबल पावर्स के मामले में चीन को सिर्फ 17% लोगों का साथ मिला है और रूस को सिर्फ 8% लोगों का साथ मिला है। कॉन्फिडेंस इन वर्ल्ड लीडर्स के मामले में भी नरेंद्र मोदी 37% पर हैं, जिनपिंग 12% पर हैं और पुतिन 7% पर हैं। इन आंकड़ों से क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि ट्रस्ट, लीडरशिप और टफ डिसीजन लेने के मामले में दुनिया के बाकी राष्ट्राध्यक्षों के मुकाबले नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं।
और ट्रंप इसीलिए अपने सेकेंड टर्म में मोदी के साथ अपनी दोस्ती को पहले टर्म से कहीं ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए वो जल्द से जल्द मोदी के साथ मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं। यह सुनकर पाकिस्तान में अभी से मातम मनाया जाने लगा है। हर तरफ जो है इंडियन डोमिनेट करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका के इलेक्शंस की बात करें तो वहां पर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल हमें दिखाई दिया। ट्रंप इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार किस्म की खबरें निकल के आ रही हैं। आपने ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनकी पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप जैसे आपने कहा, क्योंकि ट्रंप इंडिया को नो डाउट बहुत फेवर करता है। ट्रंप जो है मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जो दिल के अंदर वो तो इंडिया ही बस रहा है और ऑब्वियसली अगर वो सपोर्ट करेंगे तो वो इंडिया ही इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। ठीक है जी, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और ट्रंप के इलेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो परसेंटेज इंडियन की वहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने उसको वोट किया। और उनको बुलाने का जो मेन रीज़न भी यही है कि उनके इतने वोट्स जो गए हैं और उसके अलावा वो उनको हेल्प कर सकें। ये भी खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अरसे के बाद जब पूरे इक्तदार में आ जाएंगे तो उनका पहला विजिट इंडिया का होगा। ये कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है और इससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखें, यार जाहिर बात है, अगर कोई कहे कि हम अमेरिका के जो है ताकत को नहीं मानते या अमेरिका नहीं है, ये तो गलत बात है ना। ये हकीकत में मबनी नहीं है चीजें। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जाएगा, अमेरिका का सदर और पहला दौरा साउथ एशिया के अंदर आएगा, वो भी इंडिया का। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है। उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें, रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एस जयशंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज की चर्चा नहीं है कि ट्रंप और मोदी जल्दी मुलाकात करने वाले हैं। पाकिस्तान में तो इस बात पर भी डिबेट शुरू हो गई है कि ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जब भारत के विदेश मंत्री को बुलाया तो फ्रंट रो में अपनी आंखों के सामने बिठाया। पाकिस्तान यह सोचकर भी परेशान है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चार्ज संभालने के बाद पहली मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से ही की। विदेश नीति में संकेतों का महत्व काफी ज्यादा होता है और एस जयशंकर की इन तस्वीरों ने पाकिस्तान जैसे देश को मैसेज दे दिया कि ट्रंप के सेकेंड टर्म में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के विदेश मंत्री की वाहवाही होने लगी। ट्रंप और मोदी पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं, इसकी सुगबुगाहट पाकिस्तान में सुनाई देने लगी। अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है। व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनॉग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, इसको यू हैव टू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। जो की चेयर्स थी उनके ऊपर साउथ एशिया से कौन कौन लोग बैठे? सुंदर पिचाई थे पीछे, विवेक रामास्वामी थे, पहली लाइन के अंदर उषा थी, जेडी वाइस की वाइफ, और उसके बाद आप हमारी हरमीत ढिल्लों हैं, और उसके बाद ये तो पीछे बैठे थे, बड़ी वैल्यूएबल सीट, सामने पहली सीट के ऊपर जयशंकर बैठे। उस कमरे के अंदर हर सीट जो थी उसकी वैल्यू थी, उसके पीछे पावर थी, उसके पीछे डिप्लोमेसी थी। लेकिन उस कमरे के अंदर भारत के जो लोग बैठे थे उनके पास कौन सा ऐसा जादू है जिसके साथ वो पहुंचे?
डॉक्टर जयशंकर फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया 1977 में। 48 साल का तजर्बा जेब में डाल के फिर रहे। 100 साल का गैप है चीमा साहब आपका भारत से अलोन, दूसरी दुनिया से नहीं कहूंगा। वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी के अंदर आप ये देखें कि कितने सारे इंडियंस मौजूद थे, या अमेरिकन हमने देखे या हमने इंडियंस देखे, पाकिस्तानी तो हमें नजर ही नहीं आए। मैं हंस पड़ा हूं, आपके भी कितने नहीं थे ही इंडियंस, इतने उनके लोग हैं जो इंडिया के हैं और कैबिनेट के अंदर अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। इसका ये मतलब है कि आप ये देखें इंडियंस का कितना इन्फ्लुएंस है वहां पर, अब इंडिया कितने पावरफुल हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट में। जहां पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीजें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूं कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है, तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए डॉक्टर जयशंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और अभी तक जितने भी संकेत मिल रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि फरवरी में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। ट्रंप और मोदी के बीच बहुत जल्द दुनिया की दिशा और दशा बदलने वाली एक नई बात हो सकती है। योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या जाकर निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये मिल्कीपुर की लड़ाई है, लेकिन बात यह है कि योगी पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव में 2 नारे आपने सुने होंगे, एक बटोगे तो कटोगे, दूसरा है एक है तो सेफ हैं। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो मिल्कीपुर के नतीजे की चर्चा दिल्ली के नतीजे के बराबर जरूर होगी। योगी आज दलित वोट की लड़ाई के लिए निकले तो योगी ने करीब 40 मिनट तक बात की। योगी के इस भाषा से चुनावों को डिकोड कर लीजिए। मिल्कीपुर में जीत का मैथमेटिक्स सिंपल है। बाबा ने ये बात जनता को समझा दी है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। समाजवादी पार्टी का डीएनए बताकर योगी ने बीजेपी की जीत पक्की कर दी है। मार्जिन कितना होगा ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। बाबा सनातन मार्ग से दलित वोट ले आएंगे। 2027 तक ये बात अखिलेश यादव और 2029 तक ये बात राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दलित चेहरे के तौर पर पेश किया था। अखिलेश उनका हाथ पकड़कर संसद भवन जाते थे। राहुल भी उसी रो में बैठे थे जहां अवधेश प्रसाद और अखिलेश बैठे थे। 7 महीने बाद योगी ने दलित वोट के मैथमेटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। 7 महीने पहले अवधेश प्रसाद दलित राजनीति के आइकॉन थे। उन्होंने हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में बीजेपी को हराया था। 7 महीने बाद योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और राजा बिजली पासी की महिमा से दलित राजनीति के आइकन को बदल दिया है। अखिलेश और राहुल दलितों को तोड़ने के लिए बाबा साहब के संविधान की किताब दिखाते थे, अवधेश प्रसाद का चेहरा दिखाते थे, लेकिन मोदी और योगी ने बड़ी लाइन खींच दी है। वो कैसे, यहां समझिए। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दलित आइकॉन महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा,
चित्रकूट के लालापुर आश्रम का भव्य विकास हो रहा है। लालापुर आश्रम को महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली भी कहा जाता है। काशी के क्षीर सागर में संत रविदास के आश्रम का कायाकल्प योगी और मोदी के राज में हो रहा है। लखनऊ में दलित राजा बिजली पासी के किले का सौंदर्यीकरण योगी राज में हो रहा है। अब मिल्कीपुर का दलित हो, यूपी की किसी और विधानसभा का दलित हो या फिर देश की किसी अन्य सीट का दलित हो, वो किसे वोट देगा? जो उनके संतों का सम्मान करेगा या जो बाबर और औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा? जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। लखनऊ में बिजली पासी के किले को, उसके सुंदरीकरण की कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध किया। यूपी में दलित वोटर करीब 21% हैं। इसमें जाटो 14% और गैर जाटो 7% हैं। गैर जाटों में पासी 16%, धोबी, कोरी, वाल्मीकि करीब 15%, गोंड, धानुक और खटीक करीब 5%। पूरे उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। मायावती और चंद्रशेखर जाटो बिरादरी से आते हैं। अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी से आते हैं। यूपी में 2027 की बिग फाइट से पहले मिल्कीपुर में मुकाबला पासी वर्सेस पासी हो रहा है। योगी ने चंद्रभान पासवान को जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अखिलेश ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर दांव खेला है। मिल्कीपुर में दलित वोट करीब 1,20,000 हैं, जिनमें पासी 55,000 और कोरी करीब 20,000 हैं। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध करती है। भारत के इन महापुरुषों का, इन वीरांगनाओं का, भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के, बताएंगे। चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? यूपी के सोनभद्र में दलित 42%, कौशाम्बी में 36%, सीतापुर में 31% हैं, बिजनौर और बाराबंकी में 25% हैं, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकर नगर, जौनपुर में दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। जाहिर है दलित अगर योगी के साथ जाएंगे तो 2027 में उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। योगी दलित संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास कर और बहन बेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दलित वोट को जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर मोईद खान मॉडल पर आक्रामक होकर हमला बोल रहे हैं। मोईद खान अयोध्या में एक नाबालिग से रेप का आरोपी है। योगी ने आरोप लगाया कि मोईद खान सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। अखिलेश उसे बचाने के लिए डीएनए जांच की मांग कर रहे थे। बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोईन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोईन खान के एक कुकृत्य थे,
और मोइन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। यूपी में राजनीति के दो मॉडल चल रहे हैं। एक मॉडल योगी आदित्यनाथ का है जिसमें दलितों को मिलाकर हिंदू एकता मजबूत करने पर जोर है। दूसरा मॉडल अखिलेश यादव और राहुल गांधी का है जिसमें दलितों को हिंदुओं से तोड़ने पर जोर है। अब ग्राउंड पर एक्शन को समझिए। योगी महाकुंभ और अयोध्या से करोड़ों हिंदुओं को जोड़ रहे हैं जिसमें दलित, पिछड़े, अगड़े सब शामिल हैं। योगी महाकुंभ और राम मंदिर से हिंदू एकता के जोड़ को फेविकोल लगाकर सॉलिड कर चुके हैं। लेकिन परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों की चुनौतियां अभी बनी हुई है। अखिलेश यादव पीडीए की पिक्चर दिखाकर हिंदू एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिंदुओं ने महाकुंभ पर उनके अनर्गल प्रलाप को खारिज कर दिया तो अखिलेश मथुरा में यमुना के पानी का सैंपल दिखा रहे हैं। 2027 के लिए अखिलेश दो नावों पर सवार हो गए हैं। हिंदू तोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तुष्टीकरण के लिए महाकुंभ की बुराई करो, अयोध्या मथुरा से दूरी रखो, पत्थरबाजों को चेक बांटो। लेकिन वो भूल रहे हैं कि दो नावों की सवारी करने वाले अक्सर डूब जाते हैं। 2027 में भी योगी उनकी चुनावी नैया को किनारे लगाने का मौका नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। योगी के 8 साल में यूपी में सुरक्षा का पुख्ता वातावरण बनने से सबसे ज्यादा चैन दलितों को मिला है। पहले माफिया मनमानी करते थे, जमीनों पर कब्जे हो जाते थे, कोई उनकी सुनता नहीं था। प्रयागराज का माफिया हो या पूर्वांचल का माफिया या फिर पश्चिमी यूपी का, योगी राज में सब ठंडे हो चुके हैं। सपा के राज में उनकी तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मरसियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। दुर्दांत माफिया थे जो जहां देखो वहां की जमीन को कब्जा करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे। उनको भी कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, अब तुम जन्नत के हकदार नहीं हो, अब जाओ, राम नाम सत्य है भी तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा जाएगा, तुम जहन्नुम की अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाओ। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो कमजोर नस बाबा ने दबाई तो ना सिर्फ दलित और बाकी हिंदू उनके साथ आ गए, बल्कि विकास और सुरक्षा चाहने वाले मुसलमानों ने भी अखिलेश का साथ छोड़ दिया। अखिलेश 7-2 से चारों खाने चित हो गए। कुंदरकी जैसी 65% मुस्लिम बाहुल्य सीट पर सपा की जमानत जब्त हो गई। लेकिन अखिलेश ने इससे कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी बाबर के मार्ग से 2027 में सत्ता का मार्ग बनाना चाहते हैं, जबकि योगी राम और कृष्ण का मार्ग दिखाकर हिंदुओं को तरक्की के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। इसका मतलब भी योगी ने समझाया। बाबर प्रेमियों की सरकार में अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चली, सरयू का पानी हिंदुओं के खून से लाल हुआ। जब रामकृष्ण के मार्ग पर चलने वाली सरकार आई तो अयोध्या का ऐसा विकास हुआ जिसकी कल्पना भी 2017 से पहले मुश्किल थी। ये गुलामी की मानसिकता कब तक लेके चलेंगे? सपाई उस मानसिकता को लेकर के चले। हम तो राम की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, हम कृष्ण की परंपरा पर विश्वास करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ और माई सरयू मैया पर विश्वास करने वाले हैं। अयोध्या का विकास हुआ ना,
वाह, अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे, लोग बड़े सम्मान के साथ आपको गला लगाते हैं। उसकी आंखों की, चेहरे की मुस्कान बताती है कि आपके प्रति सम्मान का भाव है। यह है आज आपका सम्मान। समाजवादी पार्टी का बस चलता तो अयोध्या से आपका नाम भी हटा देता। पूरी ताकत उसने लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी कि गुलामी के ढांचे को कोई कुछ टस से मस न कर सके। लेकिन हम लोग कहते थे चाहे कुछ भी हो, गुलामी का ढांचा तो हटेगा जरूर।